जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स कक्षा में। मैं हूं हरदीप सिंह। बिल्डिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट चलाया हुआ है हमने, ठीक है। उसके अंदर हमने ब्रिक्स जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि हम ब्रिक्स के ऊपर कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। 8 टेस्ट हैं टोटल और हमने 4 कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया था, ठीक है। फिर किया हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और फिर किया था हार्डनेस और लास्ट में हमने किया था साउंडनेस टेस्ट। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो यहीं कहीं आई बटन के ऊपर वो आ रही होगी, पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो में आएँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, इस वीडियो में भी बहुत अच्छा नॉलेज है, बट पहले उसको देखें फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर हमारा। टेस्ट फॉर ब्रिक्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। पिछली वीडियो में है, वो जाके देख सकते हैं आप। 5वां टेस्ट जो है वो है सॉल्ट टेस्ट, भी आप इसे बोल सकते हो सॉल्ट टेस्ट, या इसे आप इफ्लोरोसेंस टेस्ट भी बोल सकते हो। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले जो पहला या दूसरा लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि एल्कली एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट पढ़े थे हमने ब्रिक के। उसके अंदर एल्कली एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि ये एक तरह का सॉल्ट होता है जो कि अच्छा नहीं होता है ब्रिक क्ले के इंग्रेडिएंट्स में। अगर वो प्रेजेंट होगा तो क्या होता है, ई फ्लोरोसेंस नाम की चीज़ तब भी पढ़ी थी, ई फ्लोरोसेंस हो जाती है। अब ये ई फ्लोरोसेंस होती क्या है, पहले ये चीज़ समझते हैं, फिर इसको थ्योरेटिकल तरीके से देखेंगे। ये आपकी एक ब्रिक है, जब आप इसको वॉल के ऊपर लगा देते हो तो ये वॉल के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगती है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके ईंट के सरफेस के ऊपर, जैसे ये ईंट का सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक ग्रेश पाउडर या वाइट पाउडर डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाता है। कभी वो स्लाइड सा होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी बहुत हाई इसमें जम जाता है वो। तो वो चीज़ क्या है, वो होता है सॉल्ट, जो कि ब्रिक क्ले के अंदर होता है, ठीक है, जो कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है ब्रिक का, एल्कलीस। उसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये एक सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है। कभी वो बिल्कुल स्लाइड सा होता है, फिर या तो वो हाफ कवर किया होगा, कभी उसने सेंट ये कवर किया होगा, कभी कभी ये इंटायर ब्रिक को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इफ्लोरोसेंस होती है, सॉल्ट होती है। ये ब्रिक के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसके कारण ये होता है, ठीक है। इंसान की बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा सॉल्ट होगा, इंसान की बॉडी को वो क्या कर देगा, खराब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वाटर रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी जो है वो ब्लोट करने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, थुलथुलापन आ जाता है उसकी बॉडी के अंदर। उसी तरह से ये ब्रिक के अंदर भी है। अगर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या सॉल्ट ज़्यादा प्रेजेंट मात्रा में पाया जाएगा तो उसके सरफेस के ऊपर जब वो मॉइस्चर कंटेंट में आती है, जब वो सॉल्ट मॉइस्चर के कंटेंट में आता है, कंटेंट में नहीं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ सरफेस के ऊपर ये एक परत सी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी वो वाइटिश कलर की होती है और कभी वो ग्रेश कलर की होती है। तो वो क्या होता है, हम जैसे देसी भाषा में उसको यही बोलते हैं कि ईंट का नमक निकल आया है, तो वो एक्चुअली में सॉल्ट होता है, ठीक है। और जिसका इंग्लिश टर्म क्या है, वो है इफ्लोरोसेंस, ठीक है, इफ्लोरोसेंस बोलते हैं उसको हम। तो थ्योरेटिकल देखते हैं कि गुड ब्रिक क्या है। गुड ब्रिक के लिए देयर इज नो सॉल्ट, soluble salt present in the brick, ठीक है। अगर ये ब्रिक के अंदर होगा तो इफ्लोरोसेंस करेगा, जो कि क्या करेगा, आपकी ब्रिक को धीरे धीरे डिटेरियोरेट करना स्टार्ट कर देगा, खराब करने स्टार्ट कर देगा। प्लस ये दूसरा क्या फैक्टर करेगा, ये उसकी ब्रिक की जो आपकी वॉल है उसकी जो एस्थेटिकल प्रेजेंस होती है ना, अपीयरेंस होती है, उसको भी खराब कर देगा। एक स्टेन लगा देगा आपकी बिल्डिंग की खूबसूरती के ऊपर, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगेगी, आपको खुद को ही देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको जांचने के लिए क्या करोगे आप, कि इसको कैसे पता चलेगा कि जो आप ब्रिक खरीद रहे हो, है ना, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं है।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको मैं बताता हूं। आप 1 या 2 ब्रिक उठाओगे, जहां से भी खरीदने जा रहे हो वहां से 1 या 2 ब्रिक को उठाओगे और घर में ले आओगे, उसको बोलोगे कि हमें टेस्ट करना है, उसके बाद हम आपको वापस कर देंगे। तो क्या करोगे, रैंडमली पिक 1 और 2 ब्रिक्स, रैंडमली पिक 1 और 2 ब्रिक्स। उसके बाद क्या करना है, उसको immersed that brick into the water for 24 hours। 24 घंटे के लिए आपने उस ब्रिक को क्या करना है, पानी में डबो के रख देना है। आज 8 बजे डबोया है, कल 8 बजे ही निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब मेन चीज काम शुरू होता है आपका। अब क्या करना है, ड्राई दैट ब्रिक इनटू द शेड, इन द शेड, ड्राई दैट ब्रिक इन द शेड, मतलब उस ब्रिक को क्या करना है, छाया में सुखाना है, प्रॉपर धूप में उसको नहीं रखना है। जैसे आपने पहले भी अगर मोल्डेड ब्रिक के बाद अगर हमने दूसरा तीसरा जो प्रोसेस किया था दैट इज ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। ड्राइंग प्रोसेस में भी हमने यही चीज़ की थी कि ब्रिक को है जो है हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में या डायरेक्ट उसको विंड के एक्सपोजर में नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे, अगर उसको डायरेक्ट विंड के एक्सपोजर में रखोगे आप तो वहाँ पे क्या पड़ जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे, जिससे कि आपकी ब्रिक जो है वो खराब हो जाएगी। खराब क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो किसी भी यूज़ की नहीं रहेगी। तो उसी तरह से इसको भी आपने क्या करना है, ड्राई शेड में उसको ड्राई करना है 1-2 दिन के लिए। उसके बाद आप क्या देखोगे, ठीक है, अगर वहाँ पे उसके ऊपर, अगर उस ईंट के सरफेस के ऊपर, जैसे ये ईंट है इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई वाइट कलर का इफ देयर इज एनी ग्रेइश और whitish powder appear on the surface of brick, that means कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सॉल्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी ब्रिक को धीरे धीरे क्या करेंगे, डिटोरेट कर देंगे। जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी जो ब्रिक के अंदर के सॉल्ट को इफ्लोरोसेंस के इसके जरिए से बाहर निकालेंगे और आपकी जो ब्रिक आपने उस वॉल में यूज़ की होगी उसकी वो क्या कर देगा, वहाँ पे एक स्टेन बना देगा, एक धब्बा बना देगा जो कि आपकी बिल्डिंग की अपीयरेंस को खराब करेगा और धीरे धीरे उस ब्रिक की स्ट्रेंथ को डिटोरेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके लिए एक पैरामीटर है हमारे पास कि आपको कितने परसेंट तक, ठीक है अभी देखते हैं। अगर तो उसने क्या किया है, जैसे ईंट का सरफेस है ये पूरा एक, ठीक है, अगर उसने उस ब्रिक के 10% के हिस्से को कवर किया है, 10%, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइट आएगी। ये कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना होता है कभी कभी। 50% कवर किया है, अगर 50% कवर किया है तो ये क्या है, मॉडरेट। ठीक है, मतलब यहाँ तक भी समझौता हम कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। अब अगर उसने पूरा सरफेस कवर कर लिया है, अगर उसने पूरा सरफेस कवर कर लिया है, 100% कवर कर लिया है, दैट मीन्स कि ये बहुत हाई है, मैटर यहाँ पे क्या है, बहुत सीरियस है। और सीरियस चीज़ें को हम ना लाइफ को लेना, मतलब ना लाइफ में होनी चाहिए सीरियस चीज़ें और ना ईंट में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। 10% स्लाइट है, कोई बात नहीं, 50% मॉडरेट है ये, कि अब इससे ऊपर नहीं भाई,
50% से ऊपर। और अगर उसने 50% से ऊपर या एंटायर सरफेस को कवर कर लिया है ब्रिक के, तो दैट मीन्स कि वो बहुत हाई मात्रा में उसके अंदर क्या है, साल्ट अवेलेबल है, जो कि आपकी ब्रिक को क्या कर देंगे, धीरे धीरे डिटोरेट कर देंगे। इसलिए आपने ये टेस्ट जरूर करना है जब भी आप ब्रिक को खरीदने जाओ। अगर इस टेस्ट में वो पास हो जाती है, साउंडनेस टेस्ट में वो पास हो जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में वो पास हो जाती है, तो बाकी सभी टेस्ट में वो नो डाउट कि वो पास हो जाएगी। और ये जो टेस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर में जरूर कुछ ना कुछ इसका पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टेस्ट को ध्यान से पढ़ना है हमने। वैसे तो कंप्लीट ही हो गया ये। हाँ कंप्लीट हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने अपने इस सोशल मीडिया हैंडल्स भी स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे, उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ब्रिक की शेप कैसी होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शेप क्या है तो आप क्या बोलोगे? क्या ये सर्कल है? क्या ये स्क्वायर है? क्या है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगल। शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, तो उस लेक्चर्स में मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। क्या होता है ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज? ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। दैट मीन्स 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब ये पूछोगे तो कैसे किया? तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। ये पता होगा तभी सिविल इंजीनियरिंग कर पाओगे आगे। ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। इंच का पता होना चाहिए, फुट का पता होना चाहिए, मीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो उसी तरह से 190 mm में 19 सेंटीमीटर कन्वर्शन करके बनते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है किसका? ब्रिक का। अब ये टेस्ट कैसे करोगे आप कि स्टैंडर्ड साइज तो एक ले लिया आपने, बट वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको हर एक ब्रिक जो है वो स्टैंडर्ड साइज है, ये इतना होना चाहिए मतलब। बट जब आप ब्रिक बनाते हो या ब्रिक मैन्युफैक्चर होती है तो वो साइज में थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशन हो जाती है, तो उसके लिए हमें एक परमिसिबल लिमिट दी है कि इतनी लिमिट तक होना चाहिए। बट उस लिमिट को बनाने के लिए एक चीज दी गई है, वो बताता हूं आपको। इस टेस्ट में आप क्या करोगे? 20 ईंटें लोगे, रैंडमली 20 ब्रिक्स को उठाओगे। ठीक है, उसको स्टैक करोगे। कितना स्टैक करोगे आप उसको? मतलब स्टैक मतलब उसका चट्ठा लगाओगे एक। ठीक है, अलोंग लेंथ। फिर आप क्या करोगे? बिड्थ के अकॉर्डिंग उसको रखोगे, हाइट के अकॉर्डिंग भी रखोगे उसको, और उसको क्या करोगे? बिड्थ के अकॉर्डिंग भी रखोगे। ठीक है, 20 ईंटों को। अब जो परमिसिबल लिमिट हमें दी गई है, जो परमिसिबल लिमिट हमें दी गई है कि उस जो 20 ईंटों की टोटल चौड़ाई, लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उस आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि ये ईंटें जो हैं वो इक्वल शेप एंड साइज की हैं या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें लिमिट दी गई है कि लेंथ वाइज वो होनी चाहिए 368 से लेके 392 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये ऐसे स्टैक की गई है, ठीक है, अलोंग द लेंथ, विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग उसको हमने, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है, रुको इसको मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। विड्थ कितनी होनी चाहिए उन 20 ईंटों के स्टैक
की उस 20 ईंटों के स्टैक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज 174 से लेके 186, ठीक है। और हाइट में भी ये 174 से लेके 186 तक होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे थर्ड सेम के बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना सॉरी, अभी आएंगे वो पढ़ने, थर्ड सेम हो गया। अगर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और स्टैक की बात कर रहा था मैं, तो स्टैक मतलब लेंथ वाइज, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा आपकी, देखिए स्क्रीन के ऊपर स्टैक ऐसे करके कुछ स्टैक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसकी जो 20 ईंटों की 20 ईंटें लेनी है, उसमें हमने 20 ईंटों की जो हाइट होनी चाहिए दैट इज इतनी, विड्थ भी इतनी होनी चाहिए, और जो लेंथ है इसकी ऐसे लंबाई के तौर पर जो रखा जाएगा, उसकी जो टोटल लंबाई होगी वो होगी 368 से लेके 392 तक। अगर ये इतना है, इसके बीच में है, या इतना मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना है, तो दैट्स ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं। विड्थ में भी अगर वो मैक्सिमम 186 है और मिनिमम 174 है, या इस दोनों के बीच की टर्म है कोई, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और एज वेल हाइट के लिए भी ये ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट कंप्लीट हुए हमारे, और छोटे छोटे टेस्ट हैं, इसलिए ज़्यादा पेपर में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, और ये जनरल लाइफ में भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आज तुम पढ़ रहे हो, कल को तुम मकान बनाओगे अपना, तब अगर आपने हरदीप सर के लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा ठीक है। नेक्स्ट है कलर टेस्ट। कलर टेस्ट, अगर मैं ब्रिक का कलर पूछूं आपसे तो क्या बताओगे आप? अगर आप इस ब्रिक को देखो तो ये रेडिश कलर की आपको दिख रही होगी, बट मैं ये बोलूंगा ये येलोइश, ये देखो येलोइश रेडिश है, ये मतलब रेडिश कलर है, बट इसमें लिटिल बिट टिंट ऑफ किसका है, लिटिल बिट टिंट ऑफ किसका है, इसका अंदर येलो कलर का है, थोड़ा सा स्लाइटली सा येलोइश है ये। इसका क्या कारण है कि ये येलोइश है, और ये क्या कारण है कि ये रेडिश है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसकी ब्रिक की एक वीडियो देखिए, इसी मेरे लेक्चर्स के अंदर देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़िए, ठीक है। जिसमें मैंने ये लिखा है कि ब्रिक्स एंड इट्स इंग्रेडिएंट नाम से एक लेक्चर होगा मेरा, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स में आपको बताया है कि ये किसके कारण सा रेडिश होता है और किसके कारण ये येलोइश होता है, उसको देखिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपने, ठीक है। अब ये क्या है कि ये अगर रेडिश ये कलर आया है, इसके अंदर थोड़ा रेडिश और येलोइश कलर आया है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रेडिश है, यहाँ पे येलोइश है, यहाँ पे रेडिश है और यहाँ पे कोई और कलर चल रहा है, नहीं। अगर ऐसा है तो ये इंग्रेडिएंट्स की गलती है, इसके अंदर मतलब जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो इसके अंदर नहीं है, जिसके कारण कि ये कलर में इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है अगर इसका थ्रू आउट जो कलर है वो थोड़ा ऐसा है, रेडिश कलर है, इसका मैं रेडिश ही लेता हूँ। अगर रेडिश कलर है दैट मीन्स कि ये ब्रिक क्या है, यूनिफॉर्म कलर की है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो कि कलर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं कौन सा है। अब ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये है ब्रिक का स्ट्रक्चर। क्या है ये? ब्रिक का स्ट्रक्चर। अगर मैं इस ईंट को बीच से तोड़ूं, अगर मैं इस ईंट को बीच से तोड़ूं तो क्या इसके अंदर मुझे इम्प्योरिटीज दिखेंगी? मतलब इसके अंदर पेबल्स या कोई वेजिटेटिव थिंग्स या कोई इम्प्योरिटीज और कोई इम्प्योरिटीज मेरे को इसके अंदर दिखेंगी? वो तो हमें क्या पता, जब तोड़ेंगे तब पता चलेगा, है ना। ठीक है, अब तोड़ूंगा मैं, यहाँ तो नहीं टूटेगी, बट यहीं से देख लो। अगर मैं इसको तोड़ूंगा और इसके अंदर का सरफेस ऐसा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सरफेस है, देयर इज नो लंप्स,
देर इज नो void, देर इज नो impurities, देर इज नो pebbles, देर इज नो वेजिटेटिव थिंग्स। दैट मीन्स कि ये ब्रिक क्या है, यूनिफॉर्म है, कॉम्पैक्टेड है। ठीक है, ये ब्रिक क्या है, यूनिफॉर्म है और कॉम्पैक्टेड है। क्या करोगे, पिक, इस टेस्ट के लिए पिक वन ब्रिक, रैंडमली लिखो, वन ब्रिक रैंडमली। फिर क्या करोगे, ब्रेक करोगे उसको, फिर उसके अंदर का स्ट्रक्चर, इनसाइड स्ट्रक्चर को देखोगे, इनसाइड स्ट्रक्चर को देखोगे। फिर क्या करोगे, देखोगे देयर इज नो, देयर शुड बी नो lumps, impurities, there should be no lumps, impurities, pebbles एक्सेट्रा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अगर इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएगी, सोचो आप ब्रिक ईंट का, आपने ईंट तोड़ी, आपने उस ईंट को मकान के अंदर लगाना था, बट वहाँ पे क्या है, एक वाइड पड़ा हुआ है। वाइड का मतलब होता है खाली जगह है वहाँ पे। ठीक है, आपने देखा कि उसके अंदर पहले से ही एक पत्थर पड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने क्या किया है, जब ईंट के ब्रिक की क्ले बना रहे थे वो, तब उन्होंने वेदरिंग प्रोसेस में उसको, क्लीनिंग प्रोसेस में उस पेबल को बाहर नहीं निकाला है, बट वो अब मोल्डिंग करने के बाद, ड्राइंग करने के बाद, बर्निंग करने के बाद वो आपके पास पहुंच गया है एज इट इज़। बट आपने जब उसको मकान में यूज़ करने लगे, बट तब आपने देखा कि उसके ब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर तो पहले से ही वहाँ पे एक पेबल पड़ा हुआ है, जो कि आपके स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है ब्रिक की। तो क्या आप उसे यूज़ करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ हैं, उसके ब्रिक के स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्यूरिटीज़ हैं, जिसके कारण कि जो ब्रिक का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये थे आपके 8 टेस्ट, टोटल 8 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज, और ये ब्रिक का टेस्ट कंप्लीट हो गए। अब लास्ट एक दो टॉपिक बचे हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे कल, और एक दो टॉपिक और देख लेंगे क्या है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी हैं, बुल नोज, काउ नोज, फायर क्ले ब्रिक, ऐसी बहुत सारी है। फ्लाई ऐश ब्रिक जो कि फ्यूचर है, फ्यूचर क्या अभी यूज़ होने स्टार्ट हो गई है। फ्लाई ऐश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फ्लाई ऐश ब्रिक। फ्लाई ऐश ब्रिक के पहले हम फ्लाई ऐश के बारे में पढ़ेंगे और फिर ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्यूचर है। सीमेंटेड ब्रिक, मतलब एक सब्जेक्ट आता है आपको ग्रीन कंस्ट्रक्शन नाम से। ग्रीन कंस्ट्रक्शन मतलब कि हम जो मटेरियल, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उस मटेरियल को इस हिसाब से हम यूज़ करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ग्रीन कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो हमें, जैसे बैम्बू हो गया या ये फ्लाई ऐश हो गया, ऐसी चीज़ें जो कि हमें रिसोर्सेज से हमें बनाए हैं। ठीक है, तो फ्लाई ऐश एक उसी का एग्जाम्पल है। ग्रीन कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ब्रिक की, तो फ्लाई किसी चीज़ की, अब तो सीमेंट की जगह भी इसको यूज़ करने स्टार्ट कर दिया गया है, फ्लाई ऐश को। मतलब सीमेंट का सब्स्टिट्यूट अगर बोल सकें तो हम फ्लाई ऐश उसका सब्स्टिट्यूट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब सब्स्टिट्यूट, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में हमारी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है किसकी? क्लाइमेट चेंज की। और सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा CO2 को इमिट करता है, जिसके कारण हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब बहुत सी चीज़ें हैं जो सीमेंट को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक कार आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो आपका पेट्रोल के बाद जो इमिशन होता है, जो धुआं निकलता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? CO2 की मात्रा है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो
जैसे यहाँ हमारे घर से तो चलो, मेरा घर तो हिमाचल में है, तो हमें तो हसीन वादियाँ दिख जाती हैं। जैसे पंजाब के लोग थे तो उनके घरों से जो हमारे यहाँ से धौलाधार की पहाड़ियाँ दिखती हैं, वो उनके पंजाब के घर से भी धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रही थी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो पोल्यूशन का स्तर था वो नीचे गिरा, इन्वायरमेंट साफ़ हुआ, जिसके कारण उन्हें ये पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। बट अब फिर से वही चीज़ें हो गई हैं वापस, तो उसके वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमें विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। तो विकल्प ढूंढिए, हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो। तो नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और मिलते हैं आपसे कल।